डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। खेती किसानी से जुड़ी हुई आधुनिक तकनीकों की बातें हों या फिर कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियां और किसानों की सफलता की कहानियां, ये सब कुछ हम आपके लिए समेट कर लाते हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से। तो आइए जानकारियों का ये सिलसिला आज भी जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं कि क्या जानकारी आ रही है आपके लिए मंत्रालय से। खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय स्थित डीडी किसान स्टूडियो का और देखते हैं कि यहाँ के विशेषज्ञ से आपके लिए क्या जानकारी आ रही है। अरहर में एक प्रमुख रोग अभी देखने को मिला है जिसे बोलते हैं ड्राई रूट रॉट, सूखा मूल सड़न रोग। ये रोग मुख्यतः फंजाई के द्वारा होता है और फफूद भी हम जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके द्वारा ये रोग होता है। और इसकी कंडीशन तब आती है जबकि आपका तापमान ज़्यादा हो, उच्च तापमान हो और शुष्क परिस्थितियां हो। इस रोग में पौधा की जो जड़ है वो उसमें काले धब्बे से आपको दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि और इससे क्या रहता है कि पौधा प्रॉपरली अपना पानी और पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। इस रोग के कुछ प्रमुख कारण रहते हैं जिससे ये हो जाता है। इसमें एक राइजोपस और फ्यूजेरियम की वजह से रोग होता है और कई बार जब हम बीमार बीज या हम जिसे कह सकते हैं कि रोगग्रस्त बीजों का प्रयोग करते हैं तब ये रोग ज़्यादा फैल जाता है। इस रोग के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे जब ये रोग रहता है अरहर के पौधे में तो इसकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। पौधे की जड़ों में आपको काले काले धब्बे से दिखाई देंगे। पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधा पूरा पीला पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो पौधे की तने और शाखाएं हैं उनमें सूजन सी दिखने लगेगी और काले काले से धब्बे दिखाई देंगे। इस रोग के नियंत्रण के लिए कुछ अगर हम आईपीएम की तकनीक को हम इनिशियली अपनाएंगे तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसमें सर्वप्रथम है कि आप रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करिए, रोग प्रतिरोधी वैरायटी का प्रयोग करिए जिससे कि ये रोग नहीं फैले। दूसरा, आप अपनी जो मृदा है उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना को सुधारिए, उसकी उर्वरता बना के रखनी है और उसको इस तरीके से करना है कि जब भी आप सिंचाई करिए पानी बहुत ज़्यादा ना रुके, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रुकेगा तो उससे नमी रहेगी तो फंगस का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान अगर खुले खेत के बजाय पॉली हाउस में टमाटर की खेती को अपनाते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में वो बेमौसम भी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें, इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की बोरूज कंपनी के उपाध्यक्ष संदीप पुरी ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके विभिन्न संस्थान हमेशा से ही किसानों की सेवा में सदा तत्पर रहे हैं और इसी उद्देश्य को देखते हुए एक जो नया परिदृश्य खेती में आया है जिसको हम संरक्षित खेती कहते हैं, इसमें हम जो कुछ किस्में हैं जो विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, लेकिन एक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में भी चलाया जा रहा है जो हमारे संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र जिसे हम CPCT कहते हैं वहाँ पर है। और इसके तहत हमने जो विभिन्न फसलों के फसल उन्नयन कार्यक्रम में, जिसमें कि मुख्यतः टमाटर और शिमला मिर्च हैं, उसमें विभिन्न किस्मों का विकास किया है जो किसान भाई अपने
चाहे कम लागत वाले पॉली हाउस हैं या दूसरे उन्नत पॉली हाउस हैं, उनमें उनको किस्मों को लगा सकते हैं। तो इसमें हमारी एक टमाटर की किस्म है पूसा संरक्षित वन, जिसको कहते हैं पूसा टोमेटो प्रोटेक्टेड वन के नाम से जानते हैं। एक बहुत अच्छी किस्म है और रेगुलर टमाटर है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारी है दूसरी एक पीले रंग की चेरी है, जो है पूसा गोल्डन चेरी टमाटर नंबर 2, आप उसको लगा सकते हैं। ये एक थोड़े उच्च सेगमेंट में है, जिसको कि जो उच्च वर्ग है हमारा वो काफ़ी पसंद करता है, और इसमें जो पोषक तत्व हैं उनमें काफ़ी ये सघन पोषक तत्व इसमें हैं। और तीसरी हमारी एक और किस्म है चेरी की, जो पूसा चेरी हाइब्रिड वन, जिसको आप देख सकते हैं, ये एक किस्म है और ये नॉर्मल टमाटर और चेरी टमाटर के बीच की किस्म है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो मरोड़िया रोग है, जिसको TOLCB कहते हैं, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, वो नहीं आता है, और जो लेट ब्लाइट है, पछेती झुलसा है, वो भी इसमें रोग नहीं आता है। और इसको जो है आप कई दिनों तक रख सकते हैं, जो हमारा कमरे का तापमान है उस पर, तो इसका और मूल्य काफ़ी अच्छा मिलता है। किसान सारी ज़िंदगी दूसरों का पेट भरने के लिए काम करता है। हमारा प्रयास है कि किसान अपना पेट और अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह करे। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आप सब जानते हैं और मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, हम बात करते हैं कि ज़मीन कम हो रही है, हम बात करते हैं पानी की कमी। ये सब मुद्दे हमारे चारों तरफ है। इसको रखते हुए हमारी कंपनी इनोवेशन और साइंस के ऊपर मद्देनज़र एक काम किया। उन्होंने हमारे पॉलीथिलीन ग्रेड FB1200 का आविष्कार किया। उस आविष्कार को लेकर क्यों किया और इसका यूसेज क्या है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस में मैं खड़ा हूँ उसकी पॉलीफिल्म FB1200 से बनी हुई है। ये FB1200 जो है बायो मॉडल टेक्नोलॉजी से, जो हमारी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उससे बनी है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जब आप इसको एक शीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक मैट सरफेस देती है। मैट सरफेस से क्या होता है, डिफ्यूज़ लाइट जनरेट होती है। डिफ्यूज़ लाइट जनरेट होने से क्या होगा, किसान के लिए उसका पौधा उसके बच्चे की तरह होता है, उसमें फ़ोटोसिंथेसिस अच्छी तरह होता है। फ़ोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो पौधे की जो जड़ें और पौधे की जो क्षमता है वो एक अच्छे रहता है, और उससे पौधे का जो है आगे जीवन भी लंबा और अच्छा रहता है, उससे फ्रूट्स अच्छे आते हैं। हमने प्रयास किया 2-3 चीज़ों को मिलाकर एक सॉल्यूशन लाने का। एक बनाया ग्रीन हाउस, माल्च और ड्रिप इरिगेशन। और इसका किसान क्या लाभ लेता है? किसान को मिलता है कि उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आज का वातावरण में कितना टेम्परेचर है, कंट्रोल्ड वे में वो अपनी खेती कर सकता है। पानी की कमी सबको मालूम है। हमने पानी के लिए मल्च का उपयोग किया, जिससे लगभग, और ड्रिप इरिगेशन का, इसको मिलाकर लगभग हमने 20 से 30% पानी की जो क्षमता ज़रूरत है उसको कम करवाया। और साथ साथ में ग्रीन हाउस के यूसेज से प्रोडक्टिविटी लगभग 15 से 20% बढ़ी। मल्च लगता है एक प्लास्टिक की शीट की तरह, एक प्लास्टिक फिल्म की तरह है, लेकिन ये मल्च एक जादू की पुड़िया की तरह है। यदि इसका सही इस्तेमाल होगा तो इसका रिज़ल्ट आपको फार्मिंग में दिखेगा। इससे आपका ज़्यादा उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा। तो इसी प्रयास में हमने जुड़कर इस पे आगे कितना इसकी थिकनेस होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम सब बात करते हैं सॉइल कंटामिनेशन की। तो ये प्रयास कंपनी की तरफ से जारी है कि हम एक इसको स्पेसिफिक थिकनेस का अपने कन्वर्टर्स के थ्रू बनवाएं, ताकि आप इसको अपने हाथ से या ट्रैक्टर के साथ ले कर सकें। साथ में एक क्रॉप साइकिल में ना करके 2 क्रॉप साइकिल में यूज़ करें। आखिर में हम चाहते हैं जब आप किसी चीज़ को यूज़ करें तो उससे आपका उत्पादन बढ़े और लागत भी कम हो। जब मल्च का उपयोग 1 साल का पूरा हो जाए तो इस मल्च फिल्म को अपने खेती से निकाल कर कन्वर्टर को दीजिए, जो उसको रिसाइकल कर सके, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों के लिए खेती के दौरान एक बेहद ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है पानी, जिसकी उपलब्धता हर जगह पर एक जैसी नहीं है। ऐसे में जो माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई विधि है, अगर किसान इसका इस्तेमाल करे तो पानी की भी बचत होगी और उपज भी ज़्यादा हासिल होगी। तो ड्रिप इरिगेशन को आप कैसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
जो महत्व है खेती के लिए, तो इसके लिए जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप evapotranspiration कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप evapotranspiration, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें अब हम मिलने जा रहे हैं एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में।
हमारे देश के ऐसे बहुत से किसान हैं जो प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि खेती को उन्होंने घाटे की जगह मुनाफे का सौदा बना दिया है। और ऐसा उन्होंने किस तरह से किया है, इस बीच उन्हें किनका मार्गदर्शन मिला, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इसके लिए आइए देखते हैं और मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान से। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट, कैमरा, एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, आपको तो पता ही है। लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए। और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है, ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिज़नेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग, बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिज़नेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीभ। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीभ की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज। इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मेरा सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है। और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है। उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो।
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें अब बारी है अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक के बारे में, जो धान की फसल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हरी शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और इसका उपयोग नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। यह शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि इसके इस्तेमाल से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, जिससे न केवल खेती की लागत घटती है, बल्कि पर्यावरण पर भी कम दबाव पड़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप घर पर हरी शैवाल खाद कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक साफ बाल्टी में पानी भरना होगा, फिर उसमें कुछ हरी शैवाल डालें। आप इन शैवालों को तालाब, झील या नदी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद बाल्टी को धूप में 7-10 दिनों के लिए छोड़ दें। इस दौरान शैवाल पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगी और एक ताकतवर जैविक उर्वरक तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण को पानी के साथ खेतों में छिड़कें। हरी शैवाल में मौजूद नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व आपकी फसल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और खेत की मिट्टी को भी उर्वर बनाएंगे। यह विधि न केवल सस्ती है, बल्कि काफी प्रभावी भी है। इससे आपको फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही मिट्टी की सेहत भी बेहतर होगी। और सबसे खास बात, यह पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। हरी शैवाल का उपयोग करने से आप अपनी खेती को जैविक और सतत तरीके से चला सकते हैं, जिससे आपके खेत लंबे समय तक उपजाऊ बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी में अगर आप अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर है आपको अपनी लागत घटानी होगी। और खेती किसानी के दौरान ऊर्जा की काफ़ी खपत होती है, जिसमें किसानों का काफ़ी पैसा लग जाता है। केंद्र सरकार द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोजगार के सृजन भी करता है। इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला,
विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो जानकारियां हम आपके लिए समेट कर लाए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार। सहारनपुर के ग्राम मांझीपुर से गांव का रुख करते हैं और दिखाते हैं हर एक तस्वीर गांव की। सहारनपुर लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का एनुअल एक्सपोर्ट हम लोग लकड़ी के प्रोडक्ट्स का करते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू 5 HP का सोलर प्लांट लिया है। 16 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत सहायता मिली है। पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ अपने पापा के साथ मिलके। ऑर्डर करीबन पेरिस से भी आते हैं, दुबई से भी, वहाँ पे जो स्टोर्स है। जब से सरकार आई है किसान वास्तव में तरक्की की ओर जा रहा है। देखिए सहारनपुर से कार्यक्रम किसान यात्रा 14 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।